अनीता बहुत ही मेहनती औरत थी। वह अपना घर परिवार चलाने के लिए मेहनत मजदूरी का काम करती थी। तो वहीं दूसरी तरफ उसका पति विनोद, जो कि एक नंबर का नशेड़ी किस्म का व्यक्ति था, वो हमेशा नशे में धुत रहता था। ऐसे ही एक सुबह अनीता बड़े ही प्यार से विनोद से कहती है, देखिए, अभी इस समय आप नशे में नहीं हैं और यही समय है कि हम अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपस में बात कर ले, ताकि आने वाले समय में हम अपने घर के खर्च और बचत को लेकर सोच सके। मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर आप इस तरह से इतना पिएंगे तो कैसे काम चलेगा। आप घर से बाहर काम करने के लिए नहीं जाते। लोगों के पति अपनी पत्नी के साथ मिलकर 2 पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। देख अनीता, मैं जानता हूँ कि मेरे होते हुए तुझे बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन मैं क्या करूँ। जो काम करना चाहता हूँ वो काम मुझे मिल नहीं रहा और इसी सदमे में आकर मैं दारू पी लेता हूँ। अगर जो काम आप करना चाहते हैं वो काम आपको नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप दारू पी लो, नशे में रहो, मुझे मारो पीटो। ये सब करने से अगर घर की स्थिति ठीक हो जाती तो काम करने की जरूरत नहीं थी। आप दारू ही पियो। देख, मैं जानता हूँ कि तू परेशान है, लेकिन मैं भी कुछ सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा काम करूँ जिससे एकदम से अमीर हो जाऊं, और यही करने के फिराक में मेरा दिमाग घूमता रहता है यहाँ वहाँ। देखो, एकदम से तो कोई अमीर नहीं बनता ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। और आप कुछ भी नहीं करते, सारा दिन आलसी इंसान की तरह दारू पीकर पड़े रहते हो। और जब मैं आपको कुछ कहती हूँ तो उल्टा मुझे ही मारने पीटने लगते हो। ऐसे घर में आपकी कभी लक्ष्मी नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने ही घर में अपनी ही लक्ष्मी का अपमान करते हो। माफ कर दे यार, अब कितना सुनाएगी मुझे। चल अब काम पर जा तू, तेरे जाने का समय हो गया है। बाकी थोड़ी देर में मैं भी निकलता हूँ और देखता हूँ कि मुझे कुछ मिल जाए जिसमें मैं तेरा साथ दे पाऊँ। थोड़ी देर बाद अनीता अपने काम के लिए निकल जाती है और विनोद भी घर से बाहर चला जाता है। विनोद, जो कि एक नंबर का निकम्मा था, वो मेहनत मजदूरी करना ही नहीं चाहता था। उसे सिर्फ एक बहाना था कि वो गम में दारू पीता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद विनोद के पास एक आदमी आता है। विनोद अपना सारा दुख उस आदमी को बताता है, जिसके बाद वो आदमी विनोद से कहता है, देख भाई विनोद, तू अपना बचपन का यार है, इसलिए ये बात मैं तुझे बता रहा हूँ, वरना मैं किसी को ये सारी बातें नहीं बताता। मैं जानता हूँ कि तेरे घर की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई है। अगर तू सच में बहुत ही कम समय में अमीर बनना चाहता है तो मेरे साथ चल। वहाँ आए बाबा हैं जो कुछ उपाय बताएंगे। वो उपाय करने के बाद ना तू कुछ ही समय में अमीर बन जाएगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अरे हाँ भाई, हो सकता है। एक बार चल कर तो देख, अगर तुझे ठीक न लगे तो मत करना वो उपाय। विनोद उस आदमी की बात में आकर उस बाबा के पास जाता है। वहाँ जाने के बाद विनोद अपनी सारी बात बाबा को बताता है, जिसके बाद बाबा विनोद से कहती हैं, देख बच्चा, हम जानते हैं कि तू बहुत ही ज्यादा परेशान है और तेरी परेशानी का एक ही इलाज है, बलि। क्या बलि? हाँ, तुझे बलि देनी पड़ेगी, और वो भी अपनी पत्नी की, क्योंकि तेरी पत्नी लक्ष्मी नहीं बल्कि कुलक्ष्मी है। वो जब से तेरे जीवन में आई है तब से तेरे जीवन में लक्ष्मी आना बंद हो गई है, और तेरी पत्नी ने अपने कदम घर से बाहर निकालकर तेरे जीवन में और अंधकार ही फैला दिया है। इसलिए अगर तू चाहता है कि तू कम समय में अमीर हो तो तुझे अपने घर में पड़े कुलक्षणी की बलि देनी पड़ेगी, और इसके सारे कीमती जेवर और कुछ पैसे इसकी बलि देने के साथ अर्पित करने होंगे। अगर तुम तैयार हो तो मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि तुम सिर्फ 1 सप्ताह के अंदर अमीर हो जाओगे। विनोद को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और ये बाबा क्या कह रहा है। थोड़ी देर बाद विनोद वहाँ से उसी आदमी के साथ घर की ओर निकलता है। तभी वो आदमी उससे कहता है, देख भाई विनोद, मैं जानता हूँ कि तेरे लिए ये सब कुछ आसान नहीं है, पर यकीन मान, इन बाबा का टोटका ना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और ये बात तो पूरा मोहल्ला जानता है कि जब से तेरी बीवी आई है तब से तेरी जीवन की काया पलट ही बदल गई है। अगर तू इसकी बलि दे देगा तो शायद तेरे जीवन में कुछ तो अच्छा होगा। विनोद बहुत ही ज्यादा असमंजस में आ जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी देर बाद विनोद घर चला जाता है और यही सारी बातें सोचने के बाद विनोद खूब सारी दारू पी लेता है और नशे में हो जाता है। जब अनीता उसे इस तरह से दारू पी कर घर आता देखती है तो वो गुस्से में कहती है, तुम्हें इतना समझाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर तुम्हें करनी तो अपने मन की है। आज वो दिन आ गया है कि मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊं। रुको, आज तो घर में कोई खाना वाना नहीं मिलेगा, बाहर ही रहोगे तुम। विनोद को अनीता के मुंह से ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो पास में खड़ा डंडा उठाकर अनीता को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। इस बार अनीता भी विनोद की इस बार को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो पुलिस में जाकर विनोद के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा देती है।
जिसके बाद पुलिस विनोद को उठाकर हवालात में डाल देती है। कुछ दिन बाद हवालात में रहने के बाद अनीता खुद विनोद की जमानत करवा कर उसे घर ले आती है। विनोद के अब दिल दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि वो कैसे अनीता को रास्ते से हटाए। थोड़ी देर बाद विनोद बाबा से फोन पर बात करता है। बाबा, मैं तैयार हूँ अपनी पत्नी की बलि देने के लिए। कल के कल मैं इसकी बलि देना चाहता हूँ। आप इसकी बलि देने के लिए भले ही मुझे कसाई क्यों न बनना पड़े, इसे मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनीता विनोद की सारी बातें सुन लेती है और वो समझ जाती है कि जरूर दाल में कुछ न कुछ तो काला है। अनीता बिना कुछ सोचे समझे वो पुलिस को फोन करके बता देती है और अगले ही दिन विनोद अनीता को बेवकूफ बनाकर उस बाबा के पास ले जाता है। बाबा सबसे पहले अनीता के ऊपर भभूत डालते हैं, तो वही विनोद अनीता का जेवर और कुछ पैसे बाबा को देता है। थोड़ी देर बाद बाबा अनीता के हाथ पैर रस्सी से बांध देता है और उसे लेटा दिया जाता है। अनीता बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। विनोद, ये रहा वो हथियार जिससे तुझे अपनी कुलक्ष्मी पत्नी की बलि देनी होगी और इसका धड़ इसके शरीर से अलग करना होगा। उसके बाद ही तू अमीर होगा। विनोद का हाथ कांपने लगता है, लेकिन वो किसी तरह से उस हथियार को उठाता है और अनीता के गर्दन पर मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस विनोद और बाबा को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद विनोद इस पूरे कांड में शामिल उस आदमी का नाम लेता है जो कि उसे उस बाबा के पास ले जाता है। पुलिस तीनों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देती है। अनीता की सूझबूझ से उसकी जिंदगी बच जाती है और उन तीनों को उनके बुरे कर्मों का फल उनको कानून के साथ साथ भगवान जरूर देता है। अंजलि अपने छोटे से घर में अपने पति अशोक के साथ रहा करती थी। अशोक अंजलि से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे हमेशा परेशान करने के लिए कोई न कोई हरकत करा करता। अंजलि को अपने पति की ये बदमाशी जरा भी पसंद नहीं आती और ऐसे ही एक दिन लगता है अंजलि अभी तक खाना बना रही है, अब आएगा मजा, अभी करता हूँ उसे तंग। इतना बोलकर अशोक अंजलि के पास जाता है और उसे खाना बनाता देख जोर जोर से बोलने लगता है। अरे तुम करती क्या हो? रात के 9 बज गए हैं और अभी तक खाना नहीं बना। तुम्हें जरा भी होश नहीं है कि तुम्हारा पति मेहनत मजदूरी करके रात में घर आता है। भूलो मत अशोक जी, मैं भी काम पर जाती हूँ, पर आपकी तरह मैं घर आकर चिल्लाती नहीं हूँ, बल्कि आपके लिए खाना बनाती हूँ। अरे तुम फैक्ट्री में जाकर सिर्फ धागा काटने का काम करती हो और तुम्हारा फैक्ट्री का काम कितना अच्छा है। तुम सुबह 10-11 बजे जाती हो और शाम में 5 बजे घर आ जाती हो, पर फिर भी तुम हमेशा लेट खाना बनाती हो। देखिए जी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर एक बार मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं खाना बनाना बंद कर दूंगी, फिर खुद बनाना और खुद खाना। अच्छा, तो सीधा सीधा ये क्यों नहीं कह देती कि पति पैसा भी कमाए और तुम्हें अपने हाथों से खाना भी खिलाए? अंजलि अशोक की बदमाशी देखकर चिढ़ जाती है और गुस्से में खाना बनाना छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अंजलि का ऐसा गुस्सा देखकर अशोक खुद खाना बनाने लगता है और बड़े ही प्यार से अंजलि को खिलाते हुए उससे कहता है, अरे भाग्यवान, मैं तो तेरे साथ मस्ती करता हूँ, तू मेरी इन बदमाशियों से इतना नाराज क्यों होती है? जब तुम जानते हो मुझे तुम्हारी ये बदमाशियाँ पसंद नहीं है तो मुझे परेशान क्यों करते हो? अच्छा चलो ठीक है, कल से मैं बदमाशी नहीं करूँगा। चलो अब मेरे हाथों से खाना खा लो। देखो, जो खाना तुमने छोड़ दिया था उसे मैंने पूरा किया है। गलती भी तो तुम्हारी थी, नहीं करनी चाहिए थी ना ऐसी बदमाशी। अगर कल को मुझे कुछ हो जाएगा, मैं कहीं चली जाऊँ, तब क्या करोगे? अरे भाग्यवान, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम ही तो हो मेरी, तुम्हारे अलावा कौन है मेरा जिसके साथ मैं मस्ती मजाक कर सकूं? इसलिए बस तुम्हारे साथ थोड़ी बदमाशी कर लेता हूँ, तुम्हें छेड़ लेता हूँ ताकि तुम्हें मैं मना सकूं। अशोक की ऐसी बातें सुनकर अंजलि मान जाती है और उसके हाथों से खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद दोनों सोने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। अंजलि, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा बिस्तर लगा दो और थोड़ा पैर भी दबा देना। अरे मेरे पति परमेश्वर, बिस्तर लग गया है, आकर लेटोगे तभी तो मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगी। इस तरह से अशोक एक बार फिर अंजलि को चिढ़ाने की कोशिश करता है। समय यूं ही बीतता जाता है और अशोक इसी तरह से अंजलि को परेशान करता है। और ऐसे ही एक दिन, अशोक भाई, मैंने सुना है तुम भाभी को बहुत परेशान करते हो। हाँ रमन भाई, क्योंकि मेरे इस दुनिया में तेरी भाभी के अलावा और कोई नहीं है और मैं तेरी भाभी पर जान वारता हूँ। अगर कभी मैं बदमाशी न करूँ तो उसकी रोटी भी गले से नीचे नहीं उतरती। अगर ऐसी बात है तो आज भाभी को थोड़ा ज्यादा परेशान कर दो, हमारे साथ बैठकर 2-2 पैग मार लो।
अरे नहीं नहीं भाई, मैं ये सब नहीं पीता, और अगर मेरी बीवी को पता चल गया कि मैंने नशा किया है तो वो तो मुझे घर से धक्के मार कर निकाल देगी। अरे भाई, अभी तुमने ही तो कहा था कि भाभी तो तुम्हारी बदमाशियां पसंद करती है। अब शर्माओ मत, बैठ जाओ, हमारे साथ कुछ नहीं कहेगी भाभी। इस तरह से अशोक का दोस्त रमन जबरदस्ती अशोक को शराब पिला देता है। अब अशोक रात के 12 बजे नशे की हालत में घर आ जाता है। अशोक को नशे में देख अंजलि का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचता है। आपने शराब पी है? अरे और क्या क्या करोगे अभी बता दो ना मुझे। मैं शाम से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, पर तुम तो नशे की हालत में धुत घर आए हो। माफ कर दे भाग्यवान, दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी। दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी तो उन्होंने जबरदस्ती खिला भी दिया होगा, इसीलिए अब मैं तुम्हें खाने को नहीं दूंगी। अरे भाग्यवान, ऐसा मत कर, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ तो खाने को दे। तुम्हारी बदमाशियां बढ़ती जा रही हैं, अब मुझे इन्हें सुधारना होगा, इसीलिए मैंने सोच लिया है आज तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। इस तरह से अंजलि अशोक को कुछ भी खाने को नहीं देती और उसे नीचे जमीन पर सोने को कहती है। बेचारा अशोक पूरी रात भूखा नीचे जमीन पर सोता है और अगली सुबह लेट उठने की वजह से अंजलि पर नाराज होने लगता है। मैं तुम्हारी वजह से लेट हो गया। अरे रात को अगर मैं पीकर आया था तो तुमने अपना गुस्सा मुझ पर निकाल लिया था, फिर क्यों तुमने मुझे सुबह जल्दी नहीं उठाया? चिल्लाओ मत, मैंने सुबह तुम्हें उठाया था पर तुम इतने नशे में थे कि उठे ही नहीं, इसीलिए मजबूरन मुझे तुम्हारे मुंह पर पानी मारना पड़ा, और जब उठे हो तो मुझे पर चिल्ला रहे हो। अंजलि की बातें सुनकर अशोक गुस्से में काम के लिए निकल जाता है और रात को शांत दिमाग से घर आता है, पर अंजलि अब भी नाराज और गुस्से में थी। अंजलि को गुस्से में देख अशोक उससे कहता है, कल के लिए और सुबह के लिए मुझे माफ कर दो। आपको माफी मांगनी चाहिए, शराब नहीं। क्या हुआ, आज आपके दोस्त ने शराब नहीं पिलाई? अच्छा, लगता है पैसे खत्म हो गए होंगे। ऐसा नहीं है, वो तो बस बदमाश दोस्त है, उन्होंने जबरदस्ती पिला दी। अगर आपके दोस्त बदमाश है तो आप कौन सा कम है? आप भी तो एक नंबर के बदमाश हैं, जो हमेशा मुझे परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। इतना बोलकर अंजलि अशोक को खाने के लिए देती है, पर क्योंकि अंजलि नाराज होती है इसलिए अशोक कुछ नहीं कहता और चुपचाप खाकर सो जाता है। अगली सुबह अशोक घर के खर्चे के लिए अंजलि को पैसे देकर चला जाता है और रात में अंजलि एक बार फिर अशोक से पैसे मांगती है। पैसे पर किस लिए? सुबह ही तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। आपने जो पैसे दिए थे उनसे मैं सबसे लेकर आ गई, वो भी पूरे हफ्ते भर की। अब सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, घर में आटा और चावल पिलाना है, और अगर अनाज नहीं खाना तो भले ही पैसे मत देना। पर अंजलि, इससे पहले तो तुमने इतने पैसे कभी नहीं खर्च किए, फिर इस बार इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों? जब आप शराब पीने के लिए पैसे खर्च कर सकते हो तो क्या मैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं खर्च कर सकती? और वैसे भी मैंने उन पैसों को शराब पर नहीं बल्कि हफ्ते भर की सब्जी पर खर्च किया है। अब तक अंजलि नाराज थी, वह अशोक की हर बातों का उल्टा जवाब दे रही थी। ये देखकर अशोक को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हाथ उठाता है, पर अशोक अपने हाथों को कंट्रोल कर लेता है और अंजलि से कहता है, तुम मेरी पत्नी हो, मेरे सारे पैसे तुम्हारे हैं, पर मुझे थोड़ा सा समय दे दो, क्योंकि अब मेरे पास पैसे नहीं है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम अपने पैसे से ले आओ, पैसे मिलते ही मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। इतना बोलकर अशोक आराम करने के लिए चला जाता है। अशोक को ऐसा देख अंजलि को बहुत अच्छा लगता है और वो मन ही मन खुद से कहती है, आ रहा है मेरा पति लाइन पर। अगर मैं इस तरह से टाइट नहीं होती तो इनकी बदमाशियां बढ़ती जाती। अब बदमाश पति को सुधारने के लिए बीवी को तो बदमाश बनना ही पड़ेगा। शुक्रिया कमला बहन तुम्हारा। इतना बोलकर अंजलि भी सोने के लिए चली जाती है। अब अगली सुबह अशोक काम पर जाने के लिए तैयार होने लगता है और तभी अंजलि की एक पड़ोसन कमला वहाँ आ जाती है। कमला को देख अंजलि जल्दी से घर से बाहर निकलती है और कमला को साइड में ले जाकर उससे कहती है, अरे बहन, तुम अभी क्यों आ गई? अभी तक अशोक जी घर से बाहर नहीं गए हैं। अरे मैं तो ये पूछने आई थी कि मेरा दिया हुआ आइडिया काम आया या नहीं। अरे बहन पूछो मत, उन्होंने तो अब बदमाशी करना भी छोड़ दिया है, लाइन पर आ चुके हैं। और तो और उन्होंने अपने बदमाश दोस्तों का भी साथ छोड़ दिया है। सही कहा था तुमने, बदमाश पति को सीधा करने के लिए बदमाश बीवी बनना जरूरी है। अगर ऐसी बात है ना बहन, फिर तो बहुत अच्छा है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर कमला वहाँ से चली जाती है और इस तरह से अंजलि अशोक को रास्ते पर ले आती है, जिसके बाद फिर कभी अशोक इस तरह की बदमाशियां नहीं करता और अंजलि अपने पति के साथ
खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। चूचू चिड़िया की कहानी। एक रात कालू कौआ अपनी माँ मेनका कबूतरी और चिंकी चिड़िया के साथ बैठकर डिनर कर रहा था। इसी बीच कालू के फोन पर एक फोन कॉल आता है। कालू उस फोन को उठाता है और खाते समय ही बात करने लगता है। तभी हंसते हुए कालू कहता है, अरे तेरा जब मन करे तब तू यहाँ आ जाना। तुझे तो याद है ना बचपन में हम कितनी ज्यादा मस्ती किया करते थे। और तू यहाँ आएगी ना तो मेरे घर में तो खुशियों का ही माहौल होता है। हमेशा हर वक्त कोई ना कोई मस्ती करती रहती है तू। अरे कालू बेटा, किसका फोन आ गया जो तू बहुत खुश नजर आ रहा है? मुझे भी तो बता आखिर कौन है। अरे माँ, मिनी का फोन है। वो कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए हमारे घर आना चाहती है, क्योंकि काफी टाइम से हमारा मिलना नहीं हो पाया ना, इसीलिए। वो कॉलेज की जो छुट्टियां मिली थी ना, उसमें हमारे घर पर आना चाहती है। तो मैंने उसे बोला कि ठीक है तू आ जा, ये तेरा परिवार है, तेरा घर है, ये भी तो तेरा घर है। अच्छा, मिनी का फोन है। बोल दे उसको जब दिल करे तब आ जाए। और हाँ, लंबी छुट्टियों के लिए आए, 1-2 दिन में जाने का ना सोचे। ऐसे ही 1-2 दिन बाद मिनी अपना सामान लेकर कालू के घर आ जाती है। कालू और मिनी दोनों कजिन थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को दोस्त से भी बढ़कर मानते थे। कालू और मिनी दोनों खूब मस्ती किया करते थे। ऐसे ही रात को एक समय कालू चिंकी से कहता है, अरे चिंकी, एक काम करना, मेरा और मिनी का खाना एक साथ लगा देना। मेरे कमरे में हम दोनों साथ में ही खाना खाएंगे। हम दोनों की आदत है, जब भी हम दोनों टीवी देखते ना तो साथ में ही खाना खाते। और तुम माँ के साथ खाना खा लेना और मेरा खाना मिनी के साथ लगा देना। ये क्या तरीका है कालू? टीवी देखकर खाना कौन खाता है? हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो। खाना सबके साथ साथ बैठकर खाओ और जहाँ खाना खाते हैं वहीं खाओ। कमरे में कौन खाना खाता है? यार, ज्यादा सत्यवादी बनने की जरूरत नहीं है तुमको। इतना रूल कौन फॉलो करता है? खाना कहीं भी खा सकता हूँ, मेरा घर है। और कुछ दिनों के लिए मेरी कजिन आई है मेरे साथ, तो मैं उसको बहुत स्पेशल फील कराना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। इतना बोलकर चिंकी कालू और मिनी दोनों का खाना एक साथ लगा देती है। ऐसे ही 1 से 2 घंटे बीत जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी हंसी मजाक कर रहे थे। चिंकी को बहुत जोर से नींद आ रही थी। वो काफी देर से कालू का इंतजार कर रही थी, लेकिन कालू बहुत देर से मिनी के पास ही था। ये देखकर चिंकी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ भोली कबूतरी को फोन करती है और उसको सारी बात बताती है। तभी उसकी माँ भोली कबूतरी उससे कहती है, अच्छा बेटा, जरा ध्यान रखना। आजकल का जमाना है और आजकल के टाइम पर कोई भाई बहन नहीं होता। और वैसे भी अपनी बहन से इतनी रात तक कौन बातचीत करता है। मैं तो कहूंगी कालू को कंट्रोल में रख, वरना कभी तेरी ननद ही तेरी सौतन ना बन जाए। तुझे तो पता भी नहीं चलेगा। वही बात है ना माँ, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती उनको, क्योंकि वो इनकी मुंह बोली बहन है। कुछ बोलो तो फिर सबको ये लगेगा कि मेरी सोच इतनी छोटी है, लेकिन कुछ चीजों को तो नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। जब से वो यहाँ आई है तब से कानू ने मुझ पर ध्यान देना बंद कर दिया है। बार बार बस मिनी 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 करते रहते हैं। चिंकी का तो वजूद ही खत्म कर दिया है इसने। 1 महीने। हे भगवान, आपने सही कहा था माँ, कभी ये ननद से सौतन बन जाएगी, वो पता भी नहीं चलेगा। चल, ज्यादा मत सोच बेटा, 1-2 दिन और देख ले। अगर फिर भी वो यहीं रही तो कालू को सीधा सीधा बोल देना कि तुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर तब भी बात ना बने तो तू मिनी से बोल देना। और हाँ, ऐसा बोलना कि उसके दिल पर लगे ये बात और वो खुद ही घर छोड़कर चली जाए। हाँ माँ, कोशिश तो यही है कि यही करूं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू और मिनी दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं। तभी कालू चिंकी को फोन करके कहता है, अरे चिंकी, मेरा और मिनी का खाना मत बनाना, हम दोनों बाहर से ही खाना खाकर आएंगे। और हाँ, हम दोनों को आने में लेट हो जाएगा, तो मैं घर की जो दूसरी चाबी है उससे घर आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लेना। कालू, हद होती है किसी चीज की। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनोखी बहन आई है आपकी और आप सारा टाइम उसी में लगे हुए हो। अरे यार, तुम्हारी बकवास फिर से चालू हो गई। मैं इस बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहता। चिंकी को गुस्सा आता है और गुस्से से फोन रखकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू और मिनी को इस तरह एक दूसरे के क्लोज देखकर चिंकी को बहुत गुस्सा आता है और वो भाई बहन के रिश्ते पर शक करने लगती है। ऐसे ही एक दिन मिनी अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही थी। तभी चिंकी उसके पास आकर उससे कहती है, और मिनी, कितने दिन और रुकने का मन बनाकर आई हो तुम यहाँ पर? अरे मेहमान ज्यादा दिन अच्छे नहीं लगते। एक काम करो ना, अपने घर चली जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ रहने लायक हो। देखो,
सच हमेशा कड़वा ही होता है। और तुम्हें इतनी समझ होनी चाहिए कि कालू अब शादीशुदा है, वो पहले की तरह अनमैरिड नहीं है जो तुम्हें सारा टाइम दे और तुम अपना सारा टाइम अपने भाई के साथ यहाँ वहाँ घूमो। और क्या पता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है कालू को लेकर, कि आज का जो टाइम है ना उसमें कोई भी एक दूसरे का भाई बहन नहीं होता, और फिर तुम दोनों तो कजिन सिस्टर ब्रदर हो। क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि तुम मेरे पति से दूर रहो। मुझे पता है कि तुम मेरे पति पर डोरे डाल रही हो। शर्म कर लो चिंकी, तुम्हें ये सब बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही क्या? अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, अपने भाई के ऊपर डोरे डाल रही हो, भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार कर रहे हो तुम दोनों। थोड़ी भी इज्जत बची हो तो यहाँ से चली जाओ। मीनी को काफी बुरा लगता है और वो रोने लगती है। तभी मीनका और कालू दोनों ये सब कुछ सुन लेते हैं। तभी कालू अंदर आता है और चिंकी को खींचकर एक थप्पड़ लगाते हुए कहता है, तुम्हारी सोचना बहुत छोटी है चिंकी। छोटी नहीं बल्कि घटिया है, घटिया। तुम्हें पता है मैं मिनी को इतना प्यार क्यों करता हूँ? क्योंकि खुद मेरी कोई सगी बहन नहीं है, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और ये काफी लंबे समय बाद मेरे घर आई है, इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी बहन को वो सारी खुशियां दूं जो मैं इसे दे सकता हूँ। जितना हो सके उतना टाइम इसके साथ स्पेंड करूँ। लेकिन तुम क्या समझोगी, भाई बहन का प्यार ऐसा भी होता है। अरे चिंकी, तुम्हारी बहन नहीं है ना? अरे जिनकी बहन नहीं होती उनसे पूछो उनके ऊपर क्या बीतती है, उन्हें कितनी कमी महसूस होती है बहन की। सबसे बड़ी बात बहू, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो या पति पत्नी का, इतना भरोसा होना बहुत जरूरी है तुम्हें अपने पत्नी पर। इतना भरोसा होना जरूरी है तुम्हें अपने पति पर। क्या तुम्हें अपनी पति पर भरोसा नहीं था? चिंकी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और उसने कहीं ना कहीं बहुत गिरा हुआ काम किया है। वो मिनी और कालू दोनों से माफी मांगती है और रोने लगती है। मिनी का दिल को बहुत बुरा लगता है और वो चिंकी को माफ करके अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय तक सबके मन में एक दूसरे के लिए खटास आ जाती है। चिंकी बार बार मिनी और कालू दोनों से माफी मांगती रहती है, लेकिन माफ करने के बाद भी क्या चिंकी द्वारा बोले गए शब्द वापस आ सकते हैं? इसीलिए कहा गया है कि कुछ भी बोलने से पहले, किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया देने से पहले 50 बार सोचें, क्योंकि आपके मुंह के द्वारा निकले गए शब्द सामने वाले के ऊपर किस तरह से और कैसे असर करेंगे, इसका आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। चूचू चिड़िया की कहानी। एक रात कालू कौआ अपनी माँ मीनका कबूतरी और चिंकी चिड़िया के साथ बैठकर डिनर कर रहा था। इसी बीच कालू के फोन पर एक फोन कॉल आता है। कालू उस फोन को उठाता है और खाते समय ही बात करने लगता है। तभी हंसते हुए कालू कहता है, अरे तेरा जब मन करे तब तू यहाँ आ जाना। तुझे तो याद है ना बचपन में हम कितनी ज्यादा मस्ती किया करते थे, और तू यहाँ आएगी ना तो मेरे घर में तो खुशियों का ही माहौल होता है। हमेशा हर वक्त कोई ना कोई मस्ती करती रहती है तू। अरे कालू बेटा, किसका फोन आ गया जो तू बहुत खुश नजर आ रहा है? मुझे भी तो बता आखिर कौन है। अरे माँ, मिनी का फोन है। वो कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए हमारे घर आना चाहती है, क्योंकि काफी टाइम से